गो। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो बेटे कल स्टार्ट किए थे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस पोर्शन, कल मतलब इंट्रो दिया था। और इस पोर्शन में आपको डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस का इस्तेमाल करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना था। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल को आपको सॉल्व करना था। जैसे कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रखा है, आप इसको स्कूल में बहुत सारे मेथड में सॉल्व कर रहे थे। कल मैं जैसे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिखाया था, वेरिएबल एलिमिनेशन मेथड दिखा रहा था, वैसे आप इसको सॉल्व कर रहे थे। लेकिन अब हम इसको यूजिंग डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट में सॉल्व करेंगे। क्लियर और नॉट? ये जैसे कि ये वाला एक दे रखा है, देखो बेटे 3/3 का, सॉरी 3/3 बोल रहा हूँ, मतलब थ्री वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन का सिस्टम दे रखा है बेटे, तीन इक्वेशन दे रखा है। और इसको आप स्कूल में बहुत सारे मेथड से सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे बेटे, इन सबको डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। तो बड़े बेसिकली हम इसको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जो इनवर्स हम पढ़ चुके हैं, उसी को इस्तेमाल करके ही हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। लेकिन वो करने से पहले हम कुछ इंटरेस्टिंग सा चीज पहले क्लियर करते हैं। ठीक है, अच्छा देखो बेटा, मैं एक सिस्टम लिख रहा हूं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपके सामने लिख रहा हूं। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम, ये जो सिस्टम है, ये पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम को मैं एक मैट्रिक्स इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मैं जो पूरा सिस्टम को एक मैट्रिक्स इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और देखते हैं वो मैट्रिक्स इक्वेशन क्या है। मैं पहले तो मैट्रिक्स इक्वेशन आपके सामने लिखता हूं। पहले बेटे जो एक्स एंड वाई के जो कोफिशिएंट्स है ना बेटे, पहला इक्वेशन है a1 b1, दूसरा इक्वेशन में a2 b2, इसको एक मैट्रिक्स बनाया, इनटू एक कॉलम मैट्रिक्स उसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा एक्स वाई का। एक्स वाई जो दो वेरिएबल यहां पर इस्तेमाल हुए हैं, इज इक्वल टू, ये मैं एक मैट्रिक्स इक्वेशन लिख रहा हूं, C1 C2। ये बेटा एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है और ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन है। ये क्या है बेटा, एक मैट्रिक्स इक्वेशन है। मैट्रिक्स इक्वेशन क्यों बोल रहा हूं बेटे, क्योंकि मैट्रिक्स का इन्वॉल्व करके इक्वेशन, एक इक्वेशन लिखा है ना बेटे, समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, दिस इज एन इक्वेशन। और इसको मैट्रिक्स इक्वेशन क्यों बोलना बेटे, क्योंकि मैट्रिक्स इन्वॉल्व है। क्लियर ना? अब मैं आपको बोलता हूं, ये मैट्रिक्स इक्वेशन इसी सिस्टम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मैट्रिक्स इक्वेशन इसी सिस्टम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। डू यू वांट सी हाउ? देखो बेटे, ये वाला, ये जो पहला वाला मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है बेटे, 2/2। ये दूसरा वाला कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बेटे, 2/1। अरे मेरे बात समझ रहे हो? और ये जो मैट्रिक्स लिखा है, इसका ऑर्डर क्या है बेटे, 2/1 है ना बेटे। ये दोनों कॉलम मैट्रिक्स है, दो रो और एक कॉलम वाला, दो रो और एक कॉलम वाला। क्लियर और नॉट? अब बेटे पहले एक काम ये करते सर। हैं, इस इक्वेशन में जो दे रखा है, इस इक्वेशन में जो दे रखा है, दिस इज इक्वल टू, बेटे लेफ्ट में ये जो दोनों मैट्रिक्स को जरा मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट में दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो बेटे। ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से बेटे जो मैट्रिक्स प्रकट होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा बेटे, 2/1 है ना बेटे। देख लो पहले तो ये मल्टीप्लीकेशन संभव है कि नहीं, पहले देख लो जरूर संभव है, क्योंकि प्री फैक्टर का नंबर ऑफ कॉलम्स एंड पोस्ट फैक्टर का नंबर ऑफ रोज बराबर है ना, संभव है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा, उसका ऑर्डर क्या रहेगा बेटे, 2/1 है ना, 2/1। तो 2/1 मतलब दो रो एक कॉलम, मतलब एक कॉलम मैट्रिक्स आपको मिलेगा। और कॉलम मैट्रिक्स में ऐसे दो एलिमेंट रहेंगे, ऐसे दो एलिमेंट रहेंगे। पहला वाला, ये वाला एलिमेंट कैसे निकलेगा बेटे ना, प्री, इसका पोजीशन क्या है बेटे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो प्री फैक्टर का फर्स्ट रो एंड पोस्ट फैक्टर का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। मतलब a1 इंटू एक्स प्लस b1 इंटू वाई। मेरा बात समझ रहे हो? ये वाला एलिमेंट मिल गया। क्लियर और नॉट? पहला वाला एलिमेंट मिल गया।
अब नीचे और एक एलिमेंट मिलेगा, उसका पोजीशन क्या है बेटे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो में आता है फर्स्ट कॉलम, तो प्री फैक्टर का सेकंड रो, पोस्ट फैक्टर का फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लाई करो x2x प्लस b2y, मैं समझ रहे हो, दिस इज इक्वल टू, उसने इक्वेशन में क्या दे रखा है, दिस इज इक्वल टू दिस, वो दे रखा है इक्वेशन में, यही इक्वेशन को मैं बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये लिखा, इज इक्वल टू जो वहां पर दिया था वही लिखा हूं। बेटे दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है, दोनों का ऑर्डर बराबर होता है एंड कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं, दोनों एक दूसरे का कार्बन कॉपी होते हैं, ऑर्डर तो बराबर है ही, इसका मतलब बेटे कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट जरूर बराबर है, मतलब दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस एलिमेंट, क्लियर और नॉट, डेफिनेटली a1x plus b1y is definitely equal to c1 and a2x plus b2y is definitely equal to c2। well, यही तो आपका सिस्टम था ना, आपका सिस्टम तो यही था ना, मेरे बात समझ रहे हो, आपका सिस्टम तो यही था, चेक कर लो, यही था कि नहीं, हेलो, a1x plus b1 equal to c1 a2x, तो इसका मतलब ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम को हम मैट्रिक्स इक्वेशन में इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, मेरा बात समझ रहे हो, क्लियर और नॉट, मैट्रिक्स इक्वेशन, हेलो गेट इट, हेलो गेट इट और नॉट, यस सर। ओके। ये जो पहला मैट्रिक्स है बेटे, जो पहला मैट्रिक्स देख रहे हो ना बेटे, इसमें आप एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट लिए हो, देखो बेटे a1 b1 a2 b2, इसको हम बोलते हैं बेटे कोफिशिएंट मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में और अच्छे से, क्वेश्चन भी करेंगे, ये होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और बेटे जो ये जो मैट्रिक्स है ना एक्स वाई लियो, इसको बोलते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं इसको, वेरिएबल मैट्रिक्स। और ये जो है ना बेटे, बोल सकते इसको बोलते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट मैट्रिक्स। ये पहला पहला मैट्रिक्स में हमारा सिस्टम जो दोनों इक्वेशन था, दोनों का कोफिशिएंट्स हैं, दोनों इक्वेशन का सारे कोफिशिएंट्स हैं, एंड जो दूसरा वाला मैट्रिक्स इसमें जो वेरिएबल्स है वो हैं, और जो तीसरा वाला राइट में जो मैट्रिक्स है उसमें कांस्टेंट्स हैं, एंड यही मैट्रिक्स इक्वेशन इसी सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब ये सिस्टम जो है, ये मैट्रिक्स इक्वेशन भी वही है, ये मैट्रिक्स इक्वेशन का मतलब एंड ये सिस्टम दोनों सेम बात है, मेरा बात समझ रहे हो, बिल्कुल उसी तरह हम थ्री वेरिएबल का भी मैट्रिक्स इक्वेशन लिख सकते हैं। सपोज बेटे अगर थ्री वेरिएबल का मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1 a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। और इसको मैं ये जो सिस्टम दे रखा है, दिस सिस्टम, ये पूरा सिस्टम को मैं ऐसे ना लिख के मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं, पूरा ये सिस्टम को कैसे लिखूंगा उसको, बेटे जो सारे जो कोफिशिएंट्स है ना बेटे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, इनको लेके मैट्रिक्स बनाओ, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, you get it, you get it, इनटू बेटे का वेरिएबल मैट्रिक्स बनाओ, और वेरिएबल मैट्रिक्स में कौन वेरिएबल है बेटे, एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड, मेरा बात समझ रहे हो, इज इक्वल टू कांस्टेंट मैट्रिक्स, और कांस्टेंट मैट्रिक्स में कौन कौन कांस्टेंट रहेंगे बेटे, d1 d2 d3, क्लियर और नॉट, d1 d2 d3, ये है मैट्रिक्स इक्वेशन। अब बेटे ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन, जब आप इसका लेफ्ट साइड में ये दोनों जो मैट्रिक्स इनको जब मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपको कौन सा ऑर्डर का मिलेगा पता है, मैं नहीं कर रहा हूं, ये 3 by 3 का है,
ये 3/1 का है, तो ऑब्वियसली 3/1 का मैट्रिक्स मिलेगा मल्टीप्लाई करने से। 3 एलिमेंट ऐसे ऊपर नीचे होकर रहेंगे, और पहला एलिमेंट रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1z, दूसरा एलिमेंट रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2z, ये वाला एलिमेंट रहेगा a3x प्लस b3y प्लस c3z। दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, राइट वाला मैट्रिक्स, तो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, तो आ जाएगा बेटे ये सिस्टम आपका, मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 a2x। मेरा बात समझ रहे हो, मेरा बात क्लियर और नॉट? हाँ, हेलो, गेट इट? यस सर। हाँ, व्हाट अबाउट द अदर्स? सबको समझ में आया मेरा बात? अबे हेलो, ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। हाँ, ओके, तो देखो बेटे, अब हमारे पास ये एक 3 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम दिया गया है बेटे, 3 इक्वेशन है, ये सिस्टम दिया गया है, और इसको हमें सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। यूजिंग व्हाट? मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन दे रखा है, 3 वेरिएबल का जो इक्वेशन दे रखा है, इसको मैट्रिक्स मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। लेकिन पहले उसके लिए आपको ये जो सिस्टम है उसको एक मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखना होगा। मेरा बात समझ रहे हो? कैसे फॉर्मेट में लिखना होगा? मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखना होगा। और वो इक्वेशन क्या होगा बेटे? अभी जैसे भी डिस्कस कर चुके हैं, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, क्लियर और नॉट? इनटू ये वाला मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई जेड इज इक्वल टू d1 d2 d3 जो कांस्टेंट है ना, इसको बोलते हैं बेटे कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स, क्लियर और नॉट? और बेटे ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको मैं हमेशा कैपिटल ए से डिनोट करता हूं, और ये जो वेरिएबल मैट्रिक्स है उसको कैपिटल एक्स से डिनोट करता हूं, और ये जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है उसको मैं कैपिटल बी से डिनोट करता हूं। मेरा बात समझ पा रहे हो मैं जो बोला? दोबारा बोलता हूं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, वेरिएबल मैट्रिक्स को कैपिटल एक्स से डिनोट करेंगे, एंड कांस्टेंट मैट्रिक्स को कैपिटल बी से डिनोट करेंगे, क्लियर है ना? यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। ओके, यस सर। तो ये हुआ पहला स्टेप कि पूरा सिस्टम को आपको मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखना होता है। जो भी देगा आपको पहले फॉर्मेट में लिखना होगा। ये पहला स्टेप कंप्लीट। अब देखो बेटे, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ना बेटे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है, नेक्स्ट स्टेप में आपको उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना होगा। क्या कैलकुलेट करना होगा? डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना होगा। फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए क्या है बेटे? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। आपको ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना होगा सारे सवाल में। अभी देखो बेटे, दो केसेस आएंगे, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आएगा या तो जीरो नहीं आएगा। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ सकता है या फिर नॉन जीरो नंबर आ सकता है। अब अगर बेटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो आ गया तो इसका मतलब ए हो जाता है नॉन सिंगुलर। सॉरी, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो आ गया इसका मतलब ए हो जाता है सिंगुलर, और सिंगुलर हो गया मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। लेकिन केस वन में सपोज ए का डिटर्मिनेंट आपका नॉट इक्वल टू जीरो आया। क्या आया बेटे? नॉट इक्वल टू जीरो आया। मानो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया ए का कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, और वो नॉट इक्वल टू जीरो आया। इसका मतलब है कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो ए है दैट इज नॉन सिंगुलर, और नॉन सिंगुलर मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा? उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट। और बेटा एक यूनिक इनवर्स होगा, मतलब एक मैट्रिक्स का एक यूनिक इनवर्स होता है, वो पढ़े थे मैट्रिक्स चैप्टर में। मैट्रिक्स ए का एक ही बस वन एंड ओनली वन इनवर्स होगा अगर इन्वर्टिबल है तो। यस सर। तो आया? तो बेटा देखो, ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन हम लिखे हैं, ये मैट्रिक्स इक्वेशन में जो पहला मैट्रिक्स इसको मैं ए बोल रहा हूँ कोफिशिएंट मैट्रिक्स को, तो उसके जगह लिखा कैपिटल ए। और जो दूसरा मैट्रिक्स जो कि वेरिएबल मैट्रिक्स है उसको मैं कैपिटल एक्स बोल रहा हूँ, लिखा कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं कैपिटल बी बोल रहा हूँ तो लिखा कैपिटल बी। मतलब ये जो लिखा है इसको बस लेटर में उनके डिनोशन में के लिए लिखा। अब केस वन इज इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ए इज इन्वर्टेबल, मतलब ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और अगर ए का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं क्या करूंगा, ये इक्वेशन के दोनों साइड में ए इन्वर्स को
प्री मल्टीप्लाई करूंगा। क्या करूंगा मैं दोनों साइड में, ए इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई करूंगा, प्री मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे पता है इक्वेशन के दोनों साइड में किसी चीज को, किसी मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करो तो प्री मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड में, या फिर दोनों साइड में पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे। तो मैं दोनों साइड में ए इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई किया। तो बेटा प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, प्री मल्टीप्लाई किया। अब बेटे देखो मुझे पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, तो बेटे ये ब्रैकेट अभी ए एक्स में दिया है, आप ये ब्रैकेट ए इनवर्स ए में दे सकते हो। तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में ए इनवर्स ए में ब्रैकेट दे दिया और एक्स को अकेला रखा बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इज इक्वल टू राइट वाला वही का वही है ए इनवर्स। अब देखो ए इनवर्स इंटू ए, हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है ना। तो ये Yes, हो sir. गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ये एक्स, आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एनी मैट्रिक्स इज द सेम मैट्रिक्स, मतलब आई इंटू एक्स क्या आएगा बेटे, वही मैट्रिक्स एक्स आ जाएगा। तो इसके जगह मैंने एक्स लिख दिया, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, एंड दिस इज माई सॉल्यूशन। ये फाइनली ये जो मिलेगा, ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन फाइनली मिलेगा, इसी में ही मेरा सॉल्यूशन मिलेगा मुझे। क्वेश्चन करते वक्त आप देखेंगे, क्लियर और नॉट। Yes, sir. और बेटे Yes. और बेटे इस प्रोसेस से जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो मिलेगा बेटे आपको यूनिक सॉल्यूशन। आपको मालूम है कि जब सिस्टम को सॉल्व करते हो तीन तरह का इक्वेशन, तीन तरह का सॉल्यूशन आ सकता है। या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, कल डिस्कस कर रहे थे, या फिर नो सॉल्यूशन होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिल सकता है। तो अगर बेटे ए नॉन सिंगुलर होगा, अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा, तो ये जो ए इनवर्स है यूनिक होगा। तो बेटे ए इनवर्स बी भी एक यूनिक मैट्रिक्स मिलेगा, क्योंकि बेटे ए इनवर्स एक यूनिक मैट्रिक्स होगा, एंड बी भी तो एक मैट्रिक्स दिया है आपको, बी भी तो एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, बी इज ए गिवन मैट्रिक्स, ए इनवर्स इज एन यूनिक मैट्रिक्स। दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी एक यूनिक मैट्रिक्स ही प्रोड्यूस होगा। तो इससे आपको आपका जो सिस्टम है उसका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन करके अभी समझेंगे क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अब देखो बेटे ये तब संभव हो पाएगा, ऐसा तब संभव हो पाएगा अगर ए नॉन सिंगुलर हुआ तो, क्योंकि ए नॉन सिंगुलर हुआ इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करा, इसीलिए आप दोनों साइड में मल्टीप्लाई करके इसको निकाल पा रहे हो। अगर ए नॉन सिंगुलर नहीं होता, सिंगुलर होता, तो बात कुछ और होता, जो कि केस 2 होगा, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब देखो बेटा आपके सिलेबस में जो लॉन्ग क्वेश्चन वाले सवाल हैं, जितने सारे लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, सारे के सारे यूनिक सॉल्यूशन वाले आते हैं। मतलब जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे ऐसे सवाल, तो सब में आपका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए होगा वो जरूर नॉन सिंगुलर वाला ही हो देगा। क्लियर और नॉट, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन वाला ही है। क्लियर। तो चलो Yes, sir. इसको लेके एक सवाल पहले करते हैं। हाँ ओके, तो चलो सवाल देखते हैं। सवाल है सॉल्व दी सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये बेटे आपको दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन दिया है, जिसको आप अगर स्कूल में करते हैं आपको पता है कैसे करना है, स्कूल में आप कैसे करते थे 9th क्लास में आपको पता है, लेकिन वैसे अगर एग्जाम में करके आ जाओगे कितना मिलेगा बेटे आपको, अरे कितना मिलेगा, अंडा मिलेगा ना। हालांकि आप सॉल्व करके आए हो लेकिन मिलेगा तो अंडा ही, क्योंकि 12th क्लास है तो इसको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स लगा के आपको सॉल्व करना है। ठीक है। हाँ देखो बेटा पूरा स्टेप से, हर स्टेप के लिए बेटा मार्क है, पूरा स्टेप से हम अच्छे से लिखेंगे। पहले जो सिस्टम दे रखा है, पहला स्टेप क्या है बेटा, सिस्टम को पहले मैट्रिक्स इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। क्लियर और नॉट, रिप्रेजेंटिंग द सिस्टम एज मैट्रिक्स इक्वेशन, है ना। पहले इसको मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखना है, तो पहले इसको मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्मेट में लिखेंगे। पहले रहेगा बेटा कोफिशिएंट मैट्रिक्स इनटू वेरिएबल मैट्रिक्स इज इक्वल टू रहेगा कांस्टेंट मैट्रिक्स। क्लियर और नॉट। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा बेटा 2 5 3 2, अरे समझ रहे हो, इनटू वेरिएबल मैट्रिक्स जो कि कॉलम मैट्रिक्स बनाओगे एक्स वाई, मेरे बात समझ रहे हो, इज इक्वल टू कांस्टेंट मैट्रिक्स 1 7। अब ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन है ये यही सिस्टम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर और नॉट, आपको पता है अभी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है।
अब देखो बेटे इनमें ये जो पहला मैट्रिक्स है इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जिसको कैपिटल ए बोलूंगा मैं, दैट इंप्लाइज कैपिटल ए इनटू ये जो है इसको वेरिएबल मैट्रिक्स बोल रहा हूँ, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू दिस इज कांस्टेंट मैट्रिक्स जिसको कैपिटल बी से मैं डिनोट करूंगा। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे एग्जाम में लिखना है। अब बेटे देखो जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए है उसके बाद आपको क्या करना है बेटे, उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। मेरा बात समझ रहे हो, ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ यस सर। फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप 1 मैं लिख देता हूँ इधर, चलो आप समझ जाओ, ठीक है ना। स्टेप 2 नेक्स्ट स्टेप, हाँ टिक लगाओ, नेक्स्ट स्टेप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 2 5 3 2। अब ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स, सॉरी इसका डिटर्मिनेंट, अब इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा बेटे, 2 ज़ा 2 4 माइनस 15 माइनस 11 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 आया मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट, क्लियर है ना। और ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। देखो बेटे ध्यान से दोबारा बोल देता हूं, अगर बेटे कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया, मतलब अगर ए नॉन सिंगुलर हुआ, तो द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। द सिस्टम हैज व्हाट, यूनिक सॉल्यूशन। कीप इन माइंड, if the determinant of the coefficient matrix is not equal to 0, then the system has unique solution. Clear? Okay. तो बेटे यस क्या सर। लिखा है, पहले ax इज इक्वल टू बी लिखा है हमारा। क्या करेंगे बेटे, दोनों साइड में a इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर और नॉट। तो बेटे अभी हम एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेंगे। ये ब्रैकेट ax में दिया है, अभी ब्रैकेट में a इनवर्स इनटू a में देता हूं। ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी एंड एक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी एंड दिस इज योर सॉल्यूशन मैट्रिक्स। दिस इज योर सॉल्यूशन मैट्रिक्स। दिस इज योर व्हाट, सॉल्यूशन मैट्रिक्स। इसी से ही आपका सॉल्यूशन मिलेगा एंड ये यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। वजह बताया, क्योंकि ए इनवर्स एक यूनिक मैट्रिक्स होगा, क्योंकि हर मैट्रिक्स अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो उसका जो इन्वर्स हो यूनिक मैट्रिक्स होगा, एक से ज्यादा इन्वर्स नहीं होता। ए इनवर्स एक यूनिक मैट्रिक्स होगा, बी तो एक गिवन मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे एक यूनिक मैट्रिक्स आपके सामने आएगा। तो जो सॉल्यूशन आएगा एक्स एंड वाई का, वो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो फिलहाल इसको करने के लिए पहले मुझे ए इनवर्स निकालना होगा। क्या निकालना होगा पहले बेटे, ए इनवर्स निकालना होगा। ठीक है, ए इनवर्स, और 2/2 है, बट एक्चुअली में मैं ये पहले कर दिया, क्योंकि आपको समझाने के लिए। आपको प्रोसेस याद रह जाने के बाद आप पहले ए इनवर्स निकाल दोगे। अगर बेटे ए इन्वर्टिबल है तो पहले ए इनवर्स निकाल दोगे, उसके बाद ये प्रोसेस करके इधर डायरेक्ट लिख लोगे। क्लियर और नॉट। मैं आगे ये कर दिया, ठीक है। तो पहले ए इनवर्स निकालेंगे बेटे, ए इज इन्वर्टिबल। तो बेटे ए इनवर्स निकालने के लिए ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा। मैट्रिक्स ए क्या दिया है बेटा, आपको बताओ। ए मैट्रिक्स क्या है, सॉरी ए मैट्रिक्स क्या है, 2 5 3 2 है ना, 2 5 3 2। अब ये 2/2 है, इसका एडजॉइंट को निकालने के लिए फालतू में हम को फैक्टर का चीज नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। बेटे क्या होता है ट्रिक, हेलो सर स्वैप करेंगे और फिर हाँ, साइन करेंगे। मेन डायगोनल एलिमेंट को स्वैप करेंगे, मतलब 2 2 स्वैप होंगे तो वही 2 2 रहेंगे, और एंटी डायगोनल वाले एलिमेंट का साइन चेंज कर देंगे। ठीक है ना, -5 -3। लो यू गॉट योर सेल्फ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ए इनवर्स निकालेंगे बेटा, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ कितना है रे, -11 आया है, तो 1/-11 मतलब -1/11 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना है बेटे, 2 -5 -3 2। और मैं जानबूझकर ए इनवर्स को ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, मैं ये -1/11 को लेके अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ, आपको आगे पता चलेगा। आप करोगे चलेगा, लेकिन कर दोगे तो आगे चल के आपको ए इनवर्स के साथ बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और बेटे आप अगर ए इनवर्स, आप अगर इसको अगर अंदर ले गए बेटे, ये सारे नंबर फ्रैक्शन हो जाएंगे,
और दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते वक्त अगर एक मैट्रिक्स का एलिमेंट फ्रैक्शन है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसमें। अगर सारे एलिमेंट यस इंटीजर है सर। तो इजी होता है। तो इनवर्स में ऐसे ही छोड़ता हूँ। तो फाइनली आपका सॉल्यूशन मैट्रिक्स एक्स कैसे मिलेगा बेटे? फॉर्मूला क्या है बेटे? ए इनवर्स इंटू बी, है ना? ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स इंटू बी। व्हाट इज ए इनवर्स? -1/11 इंटू 2 2 minus -5 5 -3 2। -3 2। एंड व्हाट इज बी? बी कांस्टेंट मैट्रिक्स क्या दे रखा है बेटा? 1 7, देख लो 1 7 यस सर। 1 7। अब देखो बेटा, दिस इज अ स्केलर और ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुए हैं। मुझे पता है ये स्केलर को मैं पहले इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके फिर इसके साथ मतलब स्केलर 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 अपना जगह चेंज कर सकता है। मतलब ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, या फिर ये पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दो फिर उसके साथ स्केलर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी। तो मैं स्केलर को पूरा बाहर ही रख रहा हूँ, कभी भी इसको अंदर अभी नहीं ले रहा हूँ। पहले तो मैं दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो बेटे दोनों का ऑर्डर क्या आएगा बेटे? इसका ऑर्डर बेटे 2/2, इसका ऑर्डर क्या है बेटे? 2/2 इंटू 2। तो क्या होगा बेटा? 2/1 टू 2/1। बाई वन का मैट्रिक्स प्रकट होगा आपके सामने, है ना? मतलब दो एलिमेंट ऐसे रहेंगे। ये पहला वाला एलिमेंट कैसे निकलेगा बेटे? प्री फैक्टर का फर्स्ट रो पोस्ट फैक्टर का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो। टू इंटू वन -33 है। 2 × 1 प्लस -5 × 7 कितना होगा? -33। -33। ये वाला एलिमेंट क्या होगा बेटे? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 11। -3 प्लस 14 11, है ना? अच्छा बेटे स्केलर को लेकर नाउ अंदर बाय डिवाइडिंग मल्टीप्लाई करो। -1/11 इंटू -33 कितना होगा? 3। 3 3 क्या हो जाएगा? माइनस। -1। तो फाइनली आपका आया x इज इक्वल टू 3 - 1, है ना? तो फाइनली आपका आया, मैं इधर लिखता हूँ, x इज इक्वल टू 3 - 1। और x क्या है भाई? x जिसको x x लिखते आ रहे हो वो क्या है बेटा? वो मैट्रिक्स क्या है? एक्स वाई। अरे समझ रहे हो ना? वेरिएबल मैट्रिक्स है वो। अरे वेरिएबल मैट्रिक्स है वो, इसी को तो एक्स बोल रहे थे, कैपिटल एक्स। दिस इज इक्वल टू 3 - 1। तो बेटा दो मैट्रिक्स इक्वल है मतलब कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो गए। तो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -1। आपको मिल गया आपका सॉल्यूशन। x इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -1। तो बेटा यही है आपका ये जो सिस्टम है इसका सॉल्यूशन। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? तो एक यूनिक सॉल्यूशन मिला। क्या मिला? अरे यूनिक सॉल्यूशन मिला है ना? क्यों क्यों यूनिक सॉल्यूशन यस मिला? सर। क्योंकि ये जो a इनवर्स एंड b को जो मल्टीप्लाई आपने किए, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद बेशक एक फिक्स मैट्रिक्स मिला। बेटा फिक्स मैट्रिक्स जो वर्ड है मैं यूज कर रहा हूँ, मतलब एक मैट्रिक्स, एक ही मैट्रिक्स बस मिलेगा, ऐसा नहीं कि और एक मैट्रिक्स मिल जाएगा। क्योंकि a इनवर्स सिर्फ एक ही है, बी तो गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से एक ही मैट्रिक्स बस मिल रहा है। और दोनों को कंपेयर करो तो एक्स का एंड वाई का एक ही पेयर ऑफ वैल्यूज मिल रहे हैं, तो यूनिक सोल्यूशन मिलते हैं। क्लियर? अच्छा अब देख लेते हैं, लेकिन क्या हो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए? क्योंकि मैं समरी डायरेक्ट पढ़वा देता हूँ। ये वाला पेज में मैं एनसीईआरटी से लिया था, इसको ना देखे मैं डायरेक्ट समरी सबको दिखा लेता हूँ कि मैं अच्छे से लिखा हूँ। कि बेटे पहले बेटे तो केस 1 में अभी जो डिस्कस कर चुके हैं, अगर बेटे ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब बेटे क्या होगा बेटे? ए इज इन्वर्टिबल एंड सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन। सिस्टम हैज व्हाट? यूनिक सोल्यूशन, मतलब कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट सिस्टम किसको बोला जाता है बेटे? जिसका यूनिक सोल्यूशन या फिर इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होता है तो कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। इनकॉन्सिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन। तो ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आने से ये आता है क्या बेटे? यूनिक सोल्यूशन, मतलब सिस्टम इज कॉन्सिस्टेंट। क्लियर और नॉट? अच्छा लेकिन अगर बेटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आया, और मैं बता देता हूं आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ केस 1 है, एनसीईआरटी में लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूं। एक सेकंड, यस देख लो, नोट में देख लो बेटे। नोट, इन दिस चैप्टर वी रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैविंग यूनिक सॉल्यूशंस ओनली। क्लियर और नॉट? सिर्फ हम यूनिक सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन को इस चैप्टर में करेंगे, और जो बाकी जो दो हैं जिनमें डिटर्मिनेंट इक्वल टू अगर 0 आ गया वो वाला केस, उसमें खाली हम पढ़ लेंगे क्या होता है, क्या करना है। अगर 1 मार्क का सवाल उससे आ गया तो उससे 1 मार्क का सवाल होगा, लॉन्ग क्वेश्चन उससे नहीं आएगा। ठीक है? केस 2 से इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बेटा अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब क्या करेंगे आगे? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर इक्वल टू 0 आ जाता है,
इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यूनिक सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। कीप इन माइंड, सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आने पर ही आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और प्रोसेस पता है आपको क्या। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ गया, उसके बाद आपको अब खाली याद रखना है इसको, इसका कोई डेरिवेशन आपको नहीं करवाऊंगा, खाली याद रखना है आपको। आपको खाली एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी मैट्रिक्स कैलकुलेट करना होगा। फाइंड इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। बेटा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स को निकाल पाओगे, उसके साथ बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई होगी, इसको मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करके देखोगे, अगर बेटे ये एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी जो मैट्रिक्स क्रिएट होगा, अगर वो मैट्रिक्स नॉल मैट्रिक्स नहीं हुआ, इज नॉट इक्वल टू नॉल मैट्रिक्स, मेरा बात लोग समझ रहे हो, अगर वो नॉल मैट्रिक्स नहीं हुआ तो सीधा हम लिख देंगे सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। मेरा बात समझ रहे हो, मतलब इनकॉन्सिस्टेंट। क्लियर और नॉट, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, सिंपल सा बात है, यस सर। मेमोराइज करना होगा। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से नॉल नहीं आया तो सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। अगर बेटे ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से नॉल आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इज इक्वल टू, अगर नॉल आ गया, अगेन दो चीजें हो सकता है, दो चीजें हो सकता है, या तो सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, या तो सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट, या तो नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। मेरा बात समझ रहे हो, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। आगे प्रोसेस है, हम करके भी निकाल सकते हैं कि मेनी सॉल्यूशन आएगा कि नो सॉल्यूशन आएगा, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्लियर और नॉट, मेरा बात समझ में आया? ओके, यस सर। दोबारा खाली रिपीट कर देता हूँ। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक सॉल्यूशन, और कैसे निकालेंगे पता है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आया तो उसके बाद तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, तो उसके बाद क्या होगा जानने के लिए आपको एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना पड़ेगा, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर नॉट इक्वल टू नॉल आ गया तो सीधा लिख लेंगे नो सॉल्यूशन, और अगर इक्वल टू नॉल आया तो दो चीजें हो सकता है, या तो नो सॉल्यूशन या तो इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। बट लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ केस 1 से ही आएंगे। यू गेट इट, यू गेट माई पॉइंट? ओके, लेट अस कंटिन्यू। ओके, एग्जाम्पल 29 देखो बेटे, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 29 जो है ये वर्ड प्रॉब्लम है, और ये वर्ड प्रॉब्लम एक्चुअली आपके लिए नया नहीं है, ये भी स्कूल में वर्ड प्रॉब्लम कर चुके हो, बस इसको डिटरमिनेंट मैट्रिक्स लगा के करेंगे। स्कूल में वर्ड प्रॉब्लम कर चुके हैं। सवाल देखो क्या है, बोल रहा है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6, 3 नंबर का सम 6 है। इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3, थर्ड नंबर में 3 मल्टीप्लाई करके एंड ऐड सेकेंड नंबर टू इट, जो तीनों नंबर है उनमें से जो थर्ड नंबर में उसमें 3 मल्टीप्लाई करके अगर उसमें सेकेंड नंबर ऐड करेंगे तो मिलेगा हमें 11। क्या मिलेगा? 11। बाई एडिंग द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर, जो तीनों नंबर में से जो पहला नंबर है एंड जो थर्ड नंबर है उन दोनों को ऐड करने से वी गेट डबल द सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर का डबल हमें मिलेगा, तीनों नंबर में से सेकेंड नंबर उसका डबल मिलेगा। सवाल है कि रिप्रेजेंट इट अलजेब्रिकली, इसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करो और फिर फाइंड द नंबर्स, जो तीनों नंबर है उनको निकालो यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, पहले तो इसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ये सवाल स्कूल में था। बेटा डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, लेट द 3 नंबर्स बी एक्स वाई जेड, राइट? लेट द 3 नंबर्स बी व्हाट? एक्स कमा वाई कमा जेड। तो आपका ये जो 3 नंबर, ये आपका पहला नंबर, ये आपका दूसरा नंबर, ये आपका तीसरा नंबर, ठीक है ना? सवाल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बेटे तीनों नंबर का सॉम दे रखा है बेटे 6, द सॉम ऑफ द 3 नंबर्स इज 6। तो बेटे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। फिर क्या दे रखा है बेटे, थर्ड नंबर में 3 मल्टीप्लाई करके उसमें सेकंड नंबर अगर ऐड करोगे, मतलब सेकंड नंबर y प्लस 3 टाइम्स द थर्ड नंबर इज इक्वल टू 11। क्या मिलेगा बेटा? वी गेट 11। फिर क्या दे रखा है, बाय एडिंग द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर x एंड थर्ड नंबर z को ऐड करने से क्या मिलेगा बेटे? डबल ऑफ द सेकंड नंबर, मतलब 2y। यू गेट इट? अरे देख रहे हो,
देखो बेटे ऐसे करके Yes, sir. आपको तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल को मिले और इन्हीं तीन इक्वेशन को सॉल्व करके आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, जो कि स्कूल में कर रहे थे सिंपल मेथड में। अब करेंगे बेटे हमारा ये वाले मेथड में, इस वाले मैट्रिक्स मेथड में। फिलहाल तो बेटे देखो बेटे, ये जो तीनों इक्वेशन है इनको कैसे फॉर्म में आपको रखना होगा। राइट में सारे कांस्टेंट रहने चाहिए और लेफ्ट में सारे वेरिएबल लेने चाहिए। और वेरिएबल ऐसे रखोगे बेटे कि पहला x, दूसरा y, तीसरा z रहने चाहिए। मतलब एक इक्वेशन में पहले x, दूसरे में y, तीसरे में z रखे हो, और एक क्वेश्चन में पहले में z, दूसरे में x, तीसरे में y रखे हो। ऐसा नहीं चलेगा। क्लियर और नॉट? तीनों इक्वेशन में पहले x टर्म, फिर y टर्म, फिर z टर्म तीनों में रखना होगा। अच्छा बेटा यहाँ पर लिखा है x प्लस जेड इज इक्वल टू 2i। इस इक्वेशन को और कैसे लिख सकते हैं? x माइनस 2i प्लस जेड इज इक्वल टू 0। क्लियर और नॉट? Yes, एक्स sir. वाई जेड रहना चाहिए, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। Yes, sir. और इस इक्वेशन में बेटे एक्स नहीं है, मतलब यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है बेटे? 0 है ना, 0x। अच्छा बेटे इसको हम मैट्रिक्स फॉर्मेट पर लिखेंगे, पहले रिप्रेजेंटिंग एज मैट्रिक्स इक्वेशन। तो बेटे स्टार्ट करते हैं। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स पहले रहेगा 1 1 1, बताते चलो। फिर 0 1 3, फिर 1 माइनस 2 1 है ना, 1 माइनस 2 1। क्लियर है नॉट? माइनस 1 इंटू वेरिएबल मैट्रिक्स। वेरिएबल मैट्रिक्स क्या है बेटे? एक्स वाई जेड है ना, इज इक्वल टू कांस्टेंट मैट्रिक्स। कांस्टेंट मैट्रिक्स क्या है बेटा? 6 11 0। अरे देख रहे हो कि नहीं? ओके, तो Yes, sir. दैट इंप्लाइज a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। ए है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स है वेरिएबल मैट्रिक्स एंड बी है कांस्टेंट मैट्रिक्स। अब इसके बाद बेटे आपको डायरेक्ट ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके अगर नॉट इक्वल टू 0 आया तब जाके हमारा यूनिक सोल्यूशन होगा। और अगर इक्वल टू 0 आया तो आपको पता है बहुत सारे हो सकते हैं, नो सोल्यूशन, इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन, ये दोनों में से कुछ कोई एक हो सकता है। सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आने पर ही यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। तो पहले तो ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। ए क्या है बेटा? 1 1 1 1 1 1, अरे सॉरी, हाँ 1 1 1, फिर 0 1 3 1 माइनस 2 1। हाँ देखो बेटे फालतू में प्रॉपर्टी नहीं लगाने का, प्रॉपर्टी लगाने का टाइम वेस्ट होगा। ये प्रॉपर्टी चैप्टर नहीं है, ये इक्वेशन सॉल्विंग चैप्टर है। तो बेटे पूरा एक्सपांड करो फर्स्ट रो के अलग पर, धड़ाधड़ करते जाओ क्लियर और नंबर से। वो तो बेटे 1 इंटू क्या होगा? पहला रो के अलग पर 1 इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो, 1 माइनस माइनस 6 है ना, मतलब 1 प्लस 6। क्लियर और नॉट? तो 1 इंटू 7, हेलो गेट इट? Yes, sir. 1 माइनस माइनस 6, फिर -1 इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो, 0 -3 है ना, +1 इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो, 0 -1। क्या आया बेटे? ये हुआ 7। ये -3 इंटू -1 +3, ये कितना? -1 इंटू -1, 10 -1 9, जी नॉट इक्वल टू 0 है ना, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट। अभी समझ रहे हो? मतलब यूनिक Yes, sir. सोल्यूशन, मतलब यूनिक सोल्यूशन बोला था ना आपके जितने भी सवाल होंगे सब यूनिक सोल्यूशन वाले ही सवाल एग्जाम में आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में। तो यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट, तो यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट तो पहले तो हमें ए इनवर्स निकालना होगा। लेकिन ए इनवर्स निकालने के लिए पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा। पहले तो ए मैट्रिक्स ए क्या है बताओ? 1 1 1 0 1 3 1 1 1 0 1 3, फिर हाँ 1 -2 1 है ना, 1 -2 1 1 -2 1। अब देखो बेटे इसका जो एडजॉइंट है 3/3 का एडजॉइंट के लिए तो कोई ट्रिक नहीं है, तो पूरा को फैक्टर आपको निकालना होगा। क्या निकालना होगा? को फैक्टर आपको निकालना होगा, है ना। हाँ, तो पूरा बेटे पहला यहाँ पर पहला Yes, sir. ये इस एलिमेंट का को फैक्टर क्या होगा बेटे? अच्छा देखो बेटा ऑलरेडी हम ए यूज कर चुके हैं, क्या नेम में
मैट्रिक्स का नेम ए यूज कर चुके हैं, चलो सी में लिखता हूँ, चलेगा? कैपिटल सी, C11 को फैक्टर है ना, सी फॉर को फैक्टर। तो बेटा देखो 1 + 1 इवन होता है, तो को फैक्टर इज इक्वल टू माइनर है ना। हाँ, तो 1 का माइनर क्या होगा बेटा? 1 का रो कॉलम डिलीट करो, u माइनस यू, बताओ 1 माइनस माइनस 6 कितना होगा? 7। डायरेक्ट लिखोगे, डायरेक्ट। C12 1 + 2 ऑड है ना, तो माइनस M12 होगा, माइनर का नेगेटिव। तो पहले माइनर निकाल दो बेटे, 1 का, ये इसका माइनर निकालो, रो कॉलम डिलीट करो, u माइनस यू है ना, 0 माइनस 3। माइनस थ्री और आगे एक माइनस है, क्या हो जाएगा? +3। अरे समझ रहे हो? यस सर। अच्छा, फिर C13 निकालो, C13 इसका रो कॉलम डिलीट करो, 0 माइनस माइनस 1 है ना। अच्छा, C13 क्या होगा? M13 के साथ बराबर होगा, क्योंकि रो कॉलम मिला के इवन होता है। हाँ, क्या होगा बेटे? ये -1। C21 बताओ, -M21 होगा। तो बेटे 0 का माइनर क्या होगा? 0 का रो कॉलम डिलीट करो, u माइनस यू है ना, 1 माइनस माइनस 2 कितना होगा? 3 है ना, तो -3। C22 क्या होगा? इसका रो कॉलम डिलीट करो, 1 माइनस 1 है ना, 0। अरे समझ रहे हो ना, 0। हाँ, C22 इज इक्वल टू M22 होगा, क्योंकि रो कॉलम मिला के इवन हो रहा है, 0। C23 कितना होगा बेटे? 3 का रो कॉलम डिलीट करो, हाँ, रो कॉलम डिलीट करो, u माइनस यू है ना, -2 -1 -3। और बेटे यहाँ पर को फैक्टर नेगेटिव माइनर होगा, क्यों बेटा? रो नंबर कॉलम में से ऑड हो रहा है, तो को फैक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव माइनर। और माइनर क्या निकला बेटे? 3 का, -2 -1 -3, तो माइनस माइनस 3 कितना हो जाएगा बेटे? +3। यस सर। C31 क्या होगा बेटे? M31 के साथ बराबर होगा, क्योंकि रो कॉलम मिला से इवन हो रहा है। तो 1 का माइनर क्या होगा इसका? ये वाला 1 का, 3 -1 2, क्लियर और नॉट? यस सर। C32 क्या होगा बेटे? -M32, क्योंकि रो नंबर कॉलम में से ऑड हो रहा है ना। हाँ, तो -2 का माइनर निकालो, डिलीट करो, 3 -0 है ना, 3, तो माइनस पहले है और ये 3। C33 क्या होगा? M33 के साथ बराबर होगा, क्योंकि रो नंबर कॉलम मिला से इवन हो रहा है। तो 1 का कोफैक्टर निकालो, डिलीट करो, 1 -0 है ना, 1। तो एडजॉइंट लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। बेटे मैंने बोला था कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट रो के जो ए का जो फर्स्ट रो के जो कोफैक्टर्स हैं उनको फर्स्ट कॉलम के अलम पर लिखो। 7 3 -1 है ना, 7 3 -1, 7 3 -1 कॉलम में लिखो, 7 3 -1। सेकेंड रो के जो कोफैक्टर है उनको कॉलम, सेकेंड कॉलम के अलम पर लिखो, -3 0 3, -3 0 3। थर्ड रो के जो कोफैक्टर है उनको थर्ड कॉलम के अलम पे लिखो, 2 -3 1 है ना। दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ ए, क्लियर? तो इनवर्स ऑफ ए क्या होगा? ए इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स क्या होगा बेटे? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है ना। हाँ, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था? 9 आया था, आई थिंक सो, 9 आया था, हाँ। और यस एडजॉइंट सर। ऑफ ए क्या है? 7 -3 2, 7 -3 2, 7 -3 2, फिर 3 0 -3, 3 0 -3, फिर -1 3 1। -1 3 1, -1 3 1। और मैं ऐसा ही इसको अनुभव को रखता हूँ, जानबूझकर अंदर नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अंदर फ्रैक्शन आ जाएंगे, बाद में लूंगा, ठीक है? हाँ, तो बेटे स्टार्ट करेंगे बेटे। हम क्या लिखे हैं बेटे? x इज इक्वल टू बी लिखे थे है ना, इक्वेशन। तो दोनों साइड में ए इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा बेटे? ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स इंटू ए क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। दैट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। हाँ,
तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स क्या है बेटा, बताओ जल्दी, ए इनवर्स बताओ। x इज इक्वल टू ए इनवर्स क्या बेटा, 1/9 इंटू 7 माइनस 3 2 3 0 माइनस 3 माइनस 1 3 1 इंटू बी, ए इनवर्स इंटू बी लिखना है ना बेटा। बी क्या है बेटा, बी याद करो, बी क्या लिखा था, 6 11 0 6 11 0 6 11 0। हाँ, तो क्या होगा बेटा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो पहले, दोनों मैट्रिक्स को बेटा। 3/1 का मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 3/1, सॉरी इसका ऑर्डर क्या है 3/3, और इसका ऑर्डर क्या है बेटा 3/1। दोनों को मल्टीप्लाई करने से 3/1 का मैट्रिक्स प्रकट होगा। मतलब ऐसे कॉलम मैट्रिक्स से 3 नंबर ऐसे रहेंगे, है ना। ये पहला नंबर कैसे मिलेगा बेटा, फर्स्ट रो प्री फैक्टर का पोस्ट फैक्टर का फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लाई करो जल्दी करो। 7 जा 6 कितना 42 प्लस माइनस 3 इंटू 11 माइनस 33 प्लस 2 इंटू 0 42 माइनस 33 कितना होता है, जल्दी बोलो। 42 माइनस 33 कितना, 9 है ना। 9 हाँ, ये वाला एलिमेंट बताओ। 9 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सर 18 होगा। 18 और ये 0 ये 0, ये खाली 18 है ना। बस देखे कितना सुंदर से आ गया 9 के मल्टीपुल। तो कभी भी ये इसको अंदर लेके मल्टीप्लाई नहीं करना, करोगे तो फंसोगे, मुझे मत बोलना। हाँ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 6 प्लस 27 माइनस 6 प्लस 33 27 1 2 3 आ जाएगा। माइनस 6 प्लस 33, हाँ ठीक है 27, वेरी गुड। तो बेटा कितना होगा अंदर लेके मल्टीप्लाई करने से 1 2 3 हाँ, तो x अगर आया 1 2 3, x है क्या असलियत में, एक्चुअली में x है क्या, x y z एक्स वाई जेड। इसका वैल्यू है 1 2 3, तो इसका मतलब x का वैल्यू है 1, y का वैल्यू है 2, z का वैल्यू है 3। जरा चेक कर लो 1 2 3 सेटिस्फाई कर रहे कि नहीं आपका इक्वेशन को, जरा चेक कर लो, नहीं तो पता चल जाएगा कहीं पर गलती अगर की होगी। बेटा 1 2 3 पहला इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ऐड करो 6 हो रहा है, 1 + 2 + 3 यस सर। दूसरा को जरा देखो बेटे, 1 2 3 सेकंड एलिमेंट 2 प्लस 3 इंटू थर्ड एलिमेंट, मतलब 3 इंटू 3 3 9 प्लस यस हो रहा है। 11 यस सर। थर्ड सेटिस्फाई हो रहा है, चेक कर लो। यस सर। हाँ, हो गया बेटे, 1 + 3 1 + 3 = = 2 2, × 2 हो यस गया। सर। तो दिस इज योर ये, तो पूरा एक्सरसाइज, पूरा ये एक्सरसाइज आपका असाइनमेंट है। एक्सरसाइज करने से सर ये पहले, 5 मार्क का क्वेश्चन है। हाँ 5 बार का लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 4.6 के सारे क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं, सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, तो पूरा एक्सरसाइज 4.6 आपके लिए असाइनमेंट है। मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे, आपको पता है आप कैसे करोगे, क्लियर और नॉट, आपको पता है आप कैसे करोगे, ठीक है। हाँ, ऐसा तो मारी भी ना खाना। हाँ अरे कर दूं क्या, सारे क्वेश्चन कर दूं, हेलो। नो सर, नो सर। हाँ हाँ, मैं करूँ, मैं 16 कल कर दूंगा, 16 कल कर दूंगा, 15 कर दूंगा, लेकिन 15 16 आप करो। पूरा एक्सरसाइज आपके लिए असाइनमेंट है ना, पूरा एक्सरसाइज पूरा करो, और उसके बाद मिसलेनियस। टाइम हाँ क्या, कितने दिन के